हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 लेक्चर करने जा रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो देखे थे उसे शॉर्ट में एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि कैसे हमारे यहाँ योजना आयोग का गठन होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्टूबर 1946 में नियोगी समिति का गठन किया जाता है। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक प्लानिंग बोर्ड का गठन होता है, जिसने सबसे पहले सिफारिश किया था कि भारत के लिए एक योजना आयोग बनाया जाए। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अक्टूबर 1946 में केसी नियोगी के अध्यक्षता में एक प्लानिंग बोर्ड का गठन होता है, और यही वह बोर्ड है जिसने भारत में योजना आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। इसीलिए केसी नियोगी को भारत में योजना आयोग का जनक, योजना का जनक माना जाता है। और हम लोग यह भी देखे थे प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों कि भारत जो है, यह योजना जो है पंचवर्षीय योजना, यह USSR से यानी कि संयुक्त सोवियत संघ रूस से हम लोग योजना आयोग को लिए थे, क्योंकि योजना जो है एक समाजवादी देशों का मूल उद्देश्य वाला प्रस्ताव था, जिसे हम लोग लेके अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाजवाद को आगे बढ़ाने के लक्ष्य से हम लोग योजना आयोग को अपने यहाँ अपनत्व किए। तो अब चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके पंचवर्षीय योजना को देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना को देखने से पहले दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए कि पंचवर्षीय योजना में क्या क्या पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पंचवर्षीय योजना में पूछे जाने वाले में सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो किस मॉडल पे वह पंचवर्षीय योजना आधारित है, वह एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। दूसरा बनता है उसका कार्यकाल, जो योजना है उसका कार्यकाल कब से कब तक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और एक तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा जाता है, वह है कि इसका जो लक्ष्य था इस योजना का वो कितना था और यह कितना प्राप्ति कर सका, यह पूछा जाता है। और एक है दोस्तों, इस योजना के दौरान कौन कौन सा उद्योग है और कौन कौन सी उपलब्धि है जो हासिल किया है, वह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं एक एक करके सारे पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होती है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इसी वजह से हम लोग पंचवर्षीय योजना भी है वह विकास के लिए अपनाया गया है, विकास के राह को दिखाने के लिए। तो इसीलिए वित्तीय वर्ष के दौरान ही पंचवर्षीय योजना को अपनाया जाता है। इसलिए पंचवर्षीय योजना का जो डेट होता है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होता है। और यह योजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, IAS में पूछा गया है, यहाँ तक कि सारे PCS में भी पूछा गया है, SSC में, रेलवे में, सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह किस मॉडल पे आधारित था। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह है हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। तो इसे आप लोग याद रखें। अब इस योजना में क्या प्राथमिकता था, यह भी क्वेश्चन बनता है और यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों।
इस योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र पर थी। पहली पंचवर्षीय योजना का पूछा जाएगा कि मुख्य भूमिका जो था वह किस क्षेत्र में था, तो किस क्षेत्र में प्राथमिकता तो जो था वह कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में था। इस योजना के दौरान 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो योजना था 1953 की शुरुआत की गई। दोस्तों, जब हम लोग इससे पहले स्थानीय स्वशासन देखे थे, पंचायती राज का विकास देखे थे, तो उसमें भी यह दोनों को हम लोग पढ़े थे। तो आप लोगों को यह याद भी होगा कि जो हमारे यहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वह 1952 में शुरू हुआ और जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो योजना है वह 1953 में शुरू हुआ और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान शुरू होता है। इसलिए यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे देखते हैं, इसी योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह किस नदी पर है और किस योजना में बनाया गया। तो ये दोस्तों यह सतलज नदी पर है और किस योजना के दौरान बनाया गया, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था दोस्तों कृषि एवं सिंचाई। तो यह परियोजना जो है वह सिंचाई के लिए और उद्योग के लिए आधारित था। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाया गया और यह दामोदर नदी पर ही बनाया गया। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध परियोजना। और हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों यह मिलाने के लिए भी यह क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यह जो बांध परियोजना है वह किस नदी पे है, तो इसे आप याद रखिएगा और किस योजना के दौरान बनाया गया है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वह है महानदी पे बनाया गया है, तो इसे आप याद रखिए। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे और हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे। अब हम लोग इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था और प्राप्ति क्या हुआ था उसे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है वो दोस्तों 2.1% रखा गया था, लेकिन यह जो योजना है वह कितने की प्राप्ति की उसे हम लोग देखते हैं। तो लेकिन जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी प्राप्ति दर जो होती है विकास दर, लक्षित विकास दर से ज़्यादा करते हुए इसने 3.7% की विकास दर प्राप्त करती है। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह एक सफल योजना है। सफल कैसे है कि इसका जो लक्ष्य था वो हम 2.1% रखे थे, जबकि यह प्राप्ति कितना का करता है 3.7 का करता है। जितना लक्ष्य रखे थे उससे ज़्यादा की यह प्राप्ति कर रहा है, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को एक सफल योजना माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच था दोस्तों। यह योजना किस मॉडल पे आधारित था? पहला योजना देखे हम लोग हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और दूसरी योजना जो है वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। जो दूसरी योजना है दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल 1956 से 61 तक है, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य या मुख्य प्राथमिकता क्या था दोस्तों? जिस तरह हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता देखेंगे या मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो हम लोग कृषि एवं सिंचाई था, वैसे ही अगर हम लोग दूसरी योजना का बात करेंगे तो दूसरी योजना का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना। याद रखिएगा, भारी उद्योगों की स्थापना करना, और इस दौरान बहुत सारे उद्योग स्थापित भी हुए होंगे जिसे हम लोग देखते हैं। राउरकेला में एक उद्योग स्थापित किया गया था और यह जो उद्योग था वह किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? दोस्तों इसे आप याद रखें, ध्यान से सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है यहाँ से। तो राउरकेला का जो उद्योग था वह जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था
और राउरकेला में वह उद्योग कहाँ था, तो वह उद्योग भिलाई है। भिलाई सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से यह उद्योग स्थापित हुआ था। राउरकेला में जो एक उद्योग है वह किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो यह हुआ जर्मनी के सहयोग से। लेकिन भिलाई में जो उद्योग स्थापित हुआ वह किससे, तो जो वो है सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, उसके सहयोग से भिलाई में उद्योग स्थापित हुआ। इसी तरह दुर्गापुर में एक इस्पात उद्योग स्थापित होता है, वह किसके सहयोग से, तो वह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो राउरकेला का जो उद्योग है वह किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई का जो उद्योग है भारी उद्योग वह किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से। और जो दुर्गापुर बंगाल में जो उद्योग स्थापित हुआ वह किसके सहयोग से, तो वह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। इस योजना का लक्ष्य कितना रखा गया और प्राप्ति कितना हुआ, इसे हम लोग देखते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर दोस्तों 4.5% थी, जबकि प्राप्ति 4.2 का ही हुआ। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो यह योजना जो है, यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसे असफल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अपने लक्षित विकास दर के एकदम करीब था। इसलिए इसे सफलता की कसौटी में मापते हुए इसे सफल कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे आधारभूत उद्योगों की स्थापना भी होती है, तो जो हमारे लिए उद्योग का रास्ता भी खोलता है और हमें विश्व पटल पे आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। इस तरह हम लोग 2 पंचवर्षीय योजना देख लिए हैं। तो योजना में अब हम लोग तीसरी योजना की बात करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से 66 था दोस्तों। पहली योजना 51 से 56, दूसरी योजना 56 से 61 और तीसरी योजना 61 से 66। प्रत्येक योजना 5 साल का होता है, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अब यह योजना जो है वह इस योजना का उद्देश्य क्या था और यह किस मॉडल पे था, तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें किसी खास मॉडल की बात नहीं की गई है, इसलिए इसे मॉडल नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखते हैं। तो यह पंचवर्षीय योजना जो है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसका उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि हम लोग जब अंग्रेजों के गुलाम से आज़ाद हुए तो हम लोग पूरी तरह से गरीब हो चुके थे, कंगाल हो चुके थे, यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था। और इस दौरान जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोग को पंचवर्षीय योजना अपने यहाँ लागू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हुए कृषि के साथ साथ उद्योगों को स्थापित करने के बाद हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे। इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह भारतीय जो अर्थव्यवस्था था उसे आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना का लक्षित विकास दर 5.6% था। जो इसका विकास दर रखा गया था कि हम लोग इस योजना के दौरान 61 से 66 के दौरान विकास दर की गति जो है वह 5.6% के हिसाब से बढ़ाएंगे अपने विकास के दर को। लेकिन यह योजना पूरी तरह से असफल होता है और इस योजना का विकास दर की प्राप्ति जो है वह ओनली 2.8% ही होती है। अब ये योजना जो है पूरी तरह से असफल, 5.6 लक्ष्य रखने के बावजूद प्राप्ति ओनली 2.8% होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके कुछ कारण हैं, उन कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके योजना का असफलता के कुछ कारण हैं। तो पहला कारण है दोस्तों 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, जिसके कारण हम लोग पूरी तरह से पंचवर्षीय योजना के विकास पे अपना जो फोकस है वो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से यह इसका विकास दर जो है वह नहीं बढ़ पाता है। दूसरा है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और युद्ध के दौरान हम लोग को बहुत जान माल की हानि होती है,
जिसके कारण हमारा विकास दर कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1965-66 में भीषण अकाल, जो अकाल था, जो आपदा था, वह सूखा के रूप में हमारे यहाँ चपेट में आ जाता है। और हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में जब सूखा पड़ेगा तो कृषि की स्थिति दयनीय है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कृषि होता है वह मानसून पे आधारित है। और मानसून जब नहीं आया यानी कि सूखा पड़ा तो हमारी जो कृषि का उपज था वह एकदम कम हुआ, जिससे हमारा जो विकास दर है वह बहुत नीचे चला गया। आगे देखते हैं इस योजना के दौरान क्या क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1964 में झारखंड के बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में की गई। किसके सहयोग से की गई, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह रूस के सहयोग से किया गया 1964 में। बोकारो कहाँ है, तो बोकारो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है, जिसमें स्थापना में रूस ने महत्वपूर्ण सहयोग देता है। 1964 में ही UTI, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया की स्थापना की गई। दोस्तों याद रखिएगा, IDBI बैंक की स्थापना कब की जाती है, कब होती है, तो 1964 में होती है। किस योजना के दौरान होती है पूछा जाए तो तीसरी योजना के दौरान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना होती है। अगर पूछा जाए UTI, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है, तो यह भी 1964 में होती है। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है, तो यह भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। दोस्तों अब जब हमारे यहाँ यह 3 युद्ध के कारण, जो भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान और अकाल, ये सब के कारण ही तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होता है। और इसकी असफलता इस तरह से दंश देती है कि हम लोग चाहते हुए भी तुरंत में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं कर पाते हैं, और हम लोग योजना अवकाश की घोषणा करते हैं। तो योजना अवकाश के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि योजना अवकाश होता क्या है और यह कब किया गया। योजना अवकाश के दौरान हम लोग त्रिवार्षिक योजना चलाते हैं, और यही त्रिवार्षिक योजना को ही योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। और यह जो योजना अवकाश है वह कब से कब तक है, तो वह 1966 से 1969 के दौरान हम लोग योजना अवकाश लेते हैं। अब यह योजना अवकाश में क्या क्या होता है, तो तीसरी योजना के दुर्भाग्य असफलता के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गया था। असफलता के बाद अगर हम लोग देखते हैं तीसरी योजना की असफलता के बाद, तो हर एक क्षेत्र में हमारा जो उत्पादन था वह स्थिर हो गया था, ना तो बढ़ रहा था और ना घट रहा था। इस कारण से हमारी विकास दर बहुत नीचे चली गई थी। अतः चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया तथा उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजना लागू किया गया। 3 वार्षिक योजना जो लागू किया गया उसे अर्थशास्त्रियों ने योजना अवकाश की संज्ञा दी। योजना अवकाश कोई खास अवकाश की बात नहीं करता है, लेकिन जो हमारे यहाँ 1966 से 69 तक की जो अवकाश थी, जिस दौरान हमारा पंचवर्षीय योजना गति पर नहीं था, उसे अर्थशास्त्रियों ने योजना अवकाश कहा। अब यह योजना अवकाश में हमारे यहाँ क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित योजना नहीं चलाया गया। अब इस योजना के दौरान क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1969 में नरीमन समिति के सिफारिश पर लीड बैंकिंग योजना की शुरुआत की गई। लीड बैंकिंग योजना की शुरुआत जो है दोस्तों योजना अवकाश के दौरान होता है, और वो कब होता है, तो 1969 में होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1966-67 के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति दोस्तों हम लोग जानते हैं जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति, जिससे प्रीलिम्स के अलावा ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस बनता है।
तो इसलिए यह और इसकी शुरुआत जो है हमारे यहाँ 1966-67 में होती है, जिस दौरान हमारे यहाँ योजना अवकाश रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना जो देखते हैं, अब हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वह उसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1969 से 1974 तक था। क्योंकि हम लोग बीच में देख चुके दोस्तों 3 साल का अवकाश होता है, 3 साल के अंदर हमारे यहाँ योजना गति पर नहीं रहती है, उसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वह 3 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है, 1969 से 74 इसका कार्यकाल होता है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या था, इस योजना का कौन सा मॉडल था, तो दोस्तों यह योजना जो था चौथी पंचवर्षीय योजना डी और गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। पहला योजना देखे थे दोस्तों हम लोग किस मॉडल पर आधारित था, तो पहला योजना जो है वह मेरा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरा के लिए कोई मॉडल नहीं था। और चौथा योजना हम लोग देखते हैं तो डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। अब देखते हैं चौथा जो योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। स्थिरता के साथ, क्योंकि स्थिरता कहने का अर्थ है दोस्तों जब हम अचानक कभी विकास के दर पे आगे बढ़ जाते हैं और फिर अचानक से नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं। एक बार अगर हम लोग आगे बढ़ गए तो वही लेवल पर हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ता है, उसे स्थिर कहा जाता है, स्थिरता कहा जाता है। और आत्मनिर्भरता जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, लेकिन वह असफल हो गया, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को हम लोग फिर से शामिल किए। इस योजना का जो विकास दर था, लक्षित विकास दर, वह 5.7% था। 5.7% विकास दर रखा गया था, लेकिन यह प्राप्ति सिर्फ 3.3% का ही कर पाया। दोस्तों जो चौथा योजना था वह अपना विकास दर कितना आंका जाता है, तो वह विकास दर 5.7% अपना रखता है, लेकिन उसे प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ 3.3% की ही होती है। इस योजना में कृषि तथा सिंचाई पर भी विशेष जोर दिया गया था। देखिए दोस्तों, योजना पढ़ रहे हैं हम लोग, योजना में एक बताते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था, तो ऐसा नहीं है कि बाकी दूसरा सेक्टर जो है उसे बिल्कुल छोड़ दिया जाए, बाकी दूसरे सेक्टर को भी साथ लेके चला जाता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाता है। अगर चौथा योजना में हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि उद्योग को छोड़ दिया गया, कृषि को छोड़ दिया गया, वो सब भी साथ में चलता ही रहता है, लेकिन मुख्य जोर जो रहता है वह किसी एक पे दिया जाता है। इसी के बारे में यह कहा गया है। तो इस योजना के दौरान जो है कृषि एवं सिंचाई पर भी विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान कुछ कार्य होते हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं, तो वह कौन कौन सा कार्य होता है, तो 19 जुलाई 1969 को दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी किस पे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जिसकी हिस्सेदारी अगर 51% से ज़्यादा की हो तो वह राष्ट्रीयकरण संस्था कहलाएगा। तो पहले बैंक जो हमारे यहाँ था वह प्राइवेट हुआ करता था, निजी हुआ करता था, लेकिन 19 जुलाई 1969 को हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है अपने पास 51% की हिस्सेदारी, शेयर की हिस्सेदारी रख लेता है, जिससे वह राष्ट्रीय बैंक कहलाने लगता है। इसी प्रकार 1974 में भारत सरकार द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो किया जाता है जिसे स्माइलिंग बुद्धा या लाफिंग बुद्धा कहा गया। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो 2019-20 में जो SSC का एग्ज़ाम हुआ था सेंट्रल लेवल का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था, तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। जो लाफिंग बुद्धा है क्या है, लाफिंग बुद्धा किसे कहा जाता है,
तो जो हम लोग 1974 में एक परीक्षण करते हैं नाभिकीय परीक्षण, और वह नाभिकीय परीक्षण कैसा करते हैं, समुद्र के अंदर या कैसा, तो वह भूमि के अंदर किए थे, उसे ही हम लोग लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ था। इस योजना के दौरान ही भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, यह जेपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, उसको देखते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वह किस मॉडल पर आधारित था, उसका कार्यकाल कितना था, अवधि कितना था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यही सब पॉइंट जो है दोस्तों यह इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और बार बार यही सब जो पॉइंट है यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, हर हाल में याद रखना होगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसे आपको याद रखना ही होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल 1974 से 1979 के बीच था। यह किस मॉडल पर आधारित था, तो यह डीपी धर के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। अगर कभी आगत निर्गत दे तो आगत निर्गत को आप लगा सकते हैं, लेकिन जो आगत निर्गत मॉडल है वह किसका है, तो डीपी धर का आगत निर्गत, क्योंकि और लोग भी है आगत निर्गत का मॉडल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वह डीपी धर के आगत निर्गत मॉडल की बात करता है। इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वह डीपी धर के आगत निर्गत के मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, क्योंकि हम लोग जानते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसलिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य, पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, गरीबी उन्मूलन रखा गया, और उसी के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी रखा गया। जो पांचवी योजना है उसका लक्षित विकास दर कितना रखा गया, तो 4.4% रखा गया, लेकिन यह 4.9% की प्राप्ति के साथ एक सफल योजना साबित होती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना साबित होती है, क्योंकि सफल इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, जितना हम लोग विकास दर का लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य से अगर ज़्यादा की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसे सफल कहा जाता है। इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना को सफल योजना कहा जा रहा। इस योजना के दौरान एनटीपीसी की स्थापना की गई तथा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की जाती है। दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, यह क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन जो है इसका जो डेट है वह 1975 में, लेकिन अगर कभी डेट के साथ पूछ दे तो यह 2 अक्टूबर होगा। गांधी जयंती के अवसर पर ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है, और इसी के साथ एनटीपीसी की भी स्थापना की जाती है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अभी वर्तमान में अगर देखेंगे दोस्तों तो गोवा और सिक्किम में ही सिर्फ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ग्रामीण बैंक की शाखा नहीं है, नहीं तो यह पूरे भारत के राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना शाखा ब्रांच जो है वह खोला हुआ है, लेकिन यह सिर्फ 2 ही राज्य ऐसा है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1977-78 में। कहाँ से की गई, तो राजस्थान से की गई। अंत्योदय योजना में जो 25 kg जो चावल मिलता है वही अंत्योदय योजना है। इसे आप याद रखिएगा, वह 1977-78 में शुरू किया जाता है, जिस वक्त हमारे यहाँ जनता पार्टी की सरकार रहती है।
और जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अंत्योदय योजना की शुरुआत की जाती है। कहाँ से की जाती है? राजस्थान से की जाती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे यहाँ योजना की अवकाश होती है और उस योजना अवकाश के दौरान क्या क्या होता है इसे देखते हैं। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान दोस्तों हम लोग देख चुके थे। 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया जाता है और यह होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जनता पार्टी की सरकार द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले समाप्त करके एक नई योजना 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया, जिसे अनवरत योजना की संज्ञा दी गई। दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1979 तक था, 74 से 79 तक था, उसे एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और उसके जगह में एक नई योजना लाया जाता है 1 अप्रैल 1978 को, जिसे हम लोग अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1979 में इस दौरान, जो अनवरत योजना के दौरान हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत की जाती है 1979 में। आगे देखते हैं, 2 बार छठी योजना की शुरुआत की गई। हम लोग आगे देखेंगे कि 2 बार छठी योजना की शुरुआत की जाती है। पहली बार जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जो 1978 से 83 के लिए, जो केवल 2 वर्ष तक ही चलता है। जनता पार्टी की सरकार जो है वह 5वीं योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके छठी योजना लाता है, और छठी योजना का कार्यकाल 1978 से 83 रखता है, लेकिन यह केवल 2 ही साल चल पाता है और कांग्रेस की सरकार फिर आती है। इसके बाद कांग्रेस की सरकार इस योजना को समाप्त कर देती है 2 साल के बाद छठी योजना को, और छठी योजना फिर से दोबारा 1980 से 85 के अवधि के दौरान अपने गति पर रहती है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना और उससे संबंधित क्या क्या उपलब्धि हम लोग हासिल किए। तो दोस्तों, वीडियो में इसी तरह बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ और भी लोग ले सके और एग्ज़ाम में प्रश्नों का हल सही से कर पाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का